हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी आर्ट्स। हाँ, ये आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया डेडिकेटेड चैनल है। अगर आप आईएससी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। चलिए, क्योंकि आप मेरे सुपरस्टार्स रहे होंगे और तब आप आज बने हैं रॉक स्टार, जो कि क्लास 11th बैच है और उसी का ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। चलिए, आज इस चैप्टर को, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ को, एकदम सिंपल लैंग्वेज में पूरा फिनिश करते हैं। बात करते हैं अर्थ। हाँ, हमारी प्यारी धरती कैसे बनी है, ये पृथ्वी कैसे बनी है। तो बहुत थ्योरीज हैं इसके बारे में, बहुत सारी अलग अलग मतलब साइंटिस्ट की थ्योरीज हैं। आइए उन थ्योरीज को समझेंगे इस चैप्टर में। और कुछ कॉमन चीजें तो आपको पहले ही पता है। हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमारी अर्थ 3 लेयर की बनी है तो तुम कहोगे हाँ सर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो यही इस चैप्टर का डिटेल्ड सब्जेक्ट ऑफ टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ के फॉर्मेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं। 3 पॉपुलर थ्योरीज को हमें करना है। हाँ, ये थ्योरीज साइंटिफिक थ्योरीज हैं, इसके पीछे रीजन आउट की गई हैं। और आइए थ्योरीज को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। जैसा कि नाम लिखा है, बैंग मतलब क्या होता है? विस्फोट। तो ऐसा माना जाता है कि धरती जो है हमारी, मतलब इसमें यूनिवर्स भी सब आ रहा है, मतलब सब कुछ अलॉन्ग विथ अर्थ यहां पे यूनिवर्स का भी फॉर्मेशन है, कि एक छोटे से एक सिंगुलर पार्टिकल से को नाम दिया गया है सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी। ऐसा माना गया है कि पूरा यूनिवर्स हमारा, हाँ, किससे बना हुआ? एक सिंगल पॉइंट के एक्सपेंशन से बना है। अब ये पॉइंट एक्सपेंड क्यों किया? क्योंकि उसमें हुआ एक एक्सप्लोजन, तो इसी का नाम दिया गया है बिग बैंग। हाँ, बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है। तो 13.8 बिलियन ईयर अगो ऐसा माना जाता है कि इतने साल पहले एक सिंगल पॉइंट था पूरा, कह सकते हैं ये यूनिवर्स। और वहां उस सिंगल पॉइंट में क्या हुआ? एक एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन से मैटर और एनर्जी स्प्रेड होने लगे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गैलेक्सीज फॉर्म हुई, सोलर सिस्टम्स बने, और जिसमें से हमारी सोलर सिस्टम, हमारी अर्थ बनी। ठीक है, तो अर्थ का फॉर्मेशन कब माना गया है? अर्थ का फॉर्मेशन है अराउंड 4.5 बिलियन ईयर अगो। अब कैसे बनी है इस बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जब एक्सप्लोजन हुआ तो वो सिंगल पार्टिकल डस्ट पार्टिकल में, गैस पार्टिकल्स में, अदर कॉस्मिक मटेरियल में ब्रेक हो गया। तो ये कॉस्मिक मटेरियल्स क्या कर गए? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी दे केम टुगेदर, आपस में आए, स्टिक कर गए, केम एंड फॉर्म्ड अ लार्जर मास, एंड दिस इज द रिजल्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। बस सिंपल है। अब बात करते हैं अगली थ्योरी की। नाम है प्लेटिसिमल हाइपोथेसिस। प्लेटी प्लैनेट से बना है, प्लैनेटी मतलब माइन्यूट पार्टिकल्स। इस थ्योरी के पीछे, हाँ, इस थ्योरी के पीछे एक छोटी सी कहानी है। ऐसा माना जाता है, हाँ, इसमें एक कहानी दी गई है छोटी सी। ऐसा माना जाता है कि जो प्लैनेट्स बने हैं, हमारी जो सोलर सिस्टम बना है, हमारी अर्थ बनी है, उसके पीछे कहानी है कि सन और एक स्टार के बीच में क्या हो जाएगा? कोलिजन होने वाला है। सो इस थ्योरी में ऐसा माना गया है कि जो प्लैनेट्स बने हैं, है ना, वो किससे बने हैं? वो स्मॉल सॉलिड बॉडी से बने हैं। नाम है प्लैनेटेसिमल। ठीक है, प्लैनेट और डेसिमल शब्द से लगता है बना के बना दिया गया है, प्लैनेटेसिमल। तो ये छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिससे पूरा हमारा ये जो सन और फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स बना हुआ है। कैसे बना? तो इसके पीछे दो बड़े साइंटिस्ट हैं। पहला है चैम्बरलेन और दूसरा है मोल्टन। हाँ, चैम्बरलेन मोल्टन ने 1900 के अप्रॉक्स इस हाइपोथेसिस को, इस थ्योरी को बताया, जिसमें बताया कि अर्थ बनी है ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटिसिमल। प्लैनेटिसिमल मतलब होता है स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स। ये कॉस्मिक मटेरियल है जो कि क्या हुए? अर्थ के फॉर्मेशन में मदद की। ऐसे ही सारे प्लेनेटरी बॉडीज ऐसे बनी। तो आया कहां से? तो मैंने बताया ना, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि कभी सन और एक दूसरे स्टार के बीच में क्या हुआ? कोलिजन हुआ, इससे पैदा हुए थे ये छोटे प्लेनेटरी बॉडीज। तो ये प्लेनेटिसिमल जो कि स्मॉल सॉलिड बॉडीज थे, वो कोलाइड हुए, वो आपस में फ्यूज्ड हुए और बन गए, हाँ, बन गए क्या? प्लैनेट्स।
ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ना प्लेनेटिसिमल क्या है? प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के फाउंडिंग स्टोन्स। ठीक है, ये कोलाइड हुए आपस में, हीट प्रोड्यूस हुई जिससे धरती में अलग अलग लेयर है। हाँ, आप कभी कभी सोचते हैं ना कि अर्थ के इंटीरियर में हीट कहां से आई है, तो यही हीट है जो कोलिजन से पैदा हुई। अब आता है तीसरी थ्योरी जिसका नाम है न्यूबुलर हाइपोथेसिस। देखिए, न्यूबुलर हाइपोथेसिस वर्ड न्यूबुला से बनाया गया है। इस थ्योरी को एक और नाम से कहते हैं न्यूबुलर थ्योरी भी। इसमें माना गया है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है वो एक नेबुला से बना है। सर, ये नेबुला वर्ड बार बार आ रहा है, अभी बताते हैं। आप देखिए इमेज में, देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। तो एक गैस, डस्ट और कॉस्मिक मटेरियल का एक पार्टिकल है, एक बड़ा सा पार्टिकल है, ये आपस में क्या हो रहा है? कंबाइन कर जा रहा है। इसी का नाम रखा गया है नेबुला। तो कैसे बना? तो ऐसा हमारा माना जाता है कि हमारा सोलर सिस्टम बना है रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। तो गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स जो कि रोटेट कर रहे थे, रोटेट करने से, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट करने से, और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड दीज रोटेटरी बॉडीज क्या की? क्रिएट किया पुल, एंड इट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। समझ में आया? तो ये एक सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी में से एक है कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना। आप देखिए, ये रहा पहले नेबुला, अब ग्रेजुअली देखिए नेबुला से हम पहुंच गए हमारे सोलर सिस्टम तक। अच्छा, आगे इस थ्योरी में और क्या कहा गया? इस थ्योरी में 18वीं सेंचुरी में बताया गया है ना। अच्छा, दो रिसर्चर्स का नाम दे दें, इमैनुअल कांत एंड पेरी सिमन लैप्लेस। ठीक है, इन्होंने बताया कि हमारा सन और प्लैनेट्स, जिसमें हमारा अर्थ भी है, ये बने हैं किससे? रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड एज नेबुले। तो नेबुला कोलैप्स करेगा, अर्थात आपस में टकराएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, एंड इट बिगिंस टू मूव फास्टर एंड फास्टर। इस फास्ट मोशन की वजह से ये क्या बन गया है? एक रोटेटिंग डिस्क फॉर्म कर जाएगा। क्या? एक फ्लैट डिस्क फॉर्म कर जाएगा। लिखा है ना, फॉर्मिंग अ फ्लैट रोटेटिंग डिस्क। द सन फॉर्म्ड एट द सेंटर, क्योंकि सन के पास क्या है? सबसे बड़ा मास है, सन के पास सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी है इन सारे से, और ये क्या कर रहा है? इनको अपनी ग्रेविटी में मूव करा रहा है। ये जो नेबुला पार्टिकल्स हैं, ये डस्ट और स्मोक के पार्टिकल है, इस सन के अराउंड क्या करें? मूव करें, क्योंकि सन इन्हें अपनी ग्रेविटी से पुल कर रहा है। ठीक है, एंड ये क्या बन जा रहे हैं? आगे जाकर के कोलाइड करके, कंबाइन होकर के बन जा रहे हैं प्लैनेट्स। ये है थ्योरी। क्लियर? तो 3 थ्योरी आपने देख ली। अब बात करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग द एज ऑफ द अर्थ। तो कैसे पता चला कि अर्थ 4.5 बिलियन ईयर अगो फॉर्म हुई थी? अभी बताया था ना आपको। तो इसके लिए रेडियो एक्टिविटी एक टॉपिक है जिससे पता चला। सर, रेडियो एक्टिविटी शब्द जो है वो बनाया गया है रेडियो एक्टिव मटीरियल से। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ द अल्फा बीटा गामा। सर, इसका मतलब, तो ऐसा माना जाता है कि हमारी धरती में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल, जिनमें से क्या निकलता रहता है? अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस निकलती हैं। इन रेडिएशंस की लाइफ से, इनके निकलने से इनकी लाइफ का कार्बन नाम का एक पार्टिकल है। क्या? कार्बन नाम का एक पार्टिकल है, उसकी एज से हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्बन एक रेडियोएक्टिव मटेरियल, याद रखिएगा, आपका मेरा वाला कार्बन नहीं जो नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं। हाँ, इस कार्बन से बना है क्या? रेडियोएक्टिव मटेरियल, और इसकी हाफ लाइफ से हम क्या करते हैं? अर्थ की लाइफ को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो क्या मेथड है? नाम है रेडियो एक्टिविटी। ये एक प्राइमरी मेथड है अर्थ की, क्योंकि उस जमाने का कोई डिटेल नहीं मिल पाएगा ना। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो कौन था वहां पर भाई? शायद मुझे लगता है डायनासोर भी अब तो है नहीं, खत्म हो गए। तो कुछ मेरे पास है नहीं ना, ऐसा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो हम लोगों ने उसको क्या निकाला? रेडियोएक्टिव मेथड से निकाला, जिससे एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ रॉक्स निकाली जा सकती है। तो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स होते हैं, ये अनस्टेबल मटेरियल होते हैं। ये क्या करते रहते हैं? सेल्फ डिकम्पोज करते रहते हैं। ठीक है ना, एक सर्टन स्पैन ऑफ लाइफ के बाद क्या करते हैं? अपने आप को ये हाफ में ब्रेक करते हैं, फिर फर्दर हाफ में ब्रेक करते हैं। तो उससे उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? यहाँ जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इन्हीं की लाइफ से, रॉक में मौजूद रेडियोएक्टिव मटेरियल की लाइफ से पता कर लेते हैं क्या? रेडियोमेट्रिक डेटिंग। क्या वर्ड आता है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ये एक टेक्निक है जो यूज करता है, जिससे पता चलता है कि डिके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम टू लेड। तो यूरेनियम जो कि रेडियोएक्टिव मटेरियल है, वो डिके होते 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 क्या बन जाता है? लेड बन जाता है।
तो कितना टाइम स्पेन लगता है, कितना टाइम पीरियड लगता है, इससे धरती के टाइम पीरियड को पता किया जा सकता है। अब लेड कहां पाया जा रहा है? आज के फॉसिल फ्यूल्स में, आज के फॉसिल में पाया जा रहा है। और पहले क्या था? वहां जरूर यूरेनियम रहा होगा। तो इसी के कन्वर्जन से नाम क्या दिया है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग। क्लियर है? इससे जान सकते हैं एज ऑफ रॉक्स। तो इसी से पता चला, इस टेक्निक से पता चला कि अप्रोक्सीमेटली हमारी अर्थ की एज है 4.54 बिलियन ईयर्स। कल्पना कर लीजिए कितनी पुरानी है हमारी धरती। आइए अब धरती के 3 स्ट्रक्चर के बारे में जाने, 3 लेयर्स के बारे में जाने। आपने इसके बारे में तो कई बार पढ़ा होगा। हाँ, जूनियर क्लासेस में तो आपने पढ़ा ही है कि अर्थ 3 लेयर से बनी है हमारी अर्थ। पहला लेयर टॉप मोस्ट लेयर, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, देन मिडिल लेयर मेंटल, एंड इनर मोस्ट लेयर कोर, है ना? 3 लेयर्स। अब तीनों के लेयर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की। क्रस्ट अर्थ का सबसे थिनेस्ट, हमारी जो 3 लेयर अर्थ की हैं उनमें जो टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे थिनेस्ट लेयर जो है हमारा क्रस्ट है। तो क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है, सिलिके से बना हुआ है ना, सिलिका से बना हुआ है। और क्रस्ट भी 2 पार्ट में बटा है। पहला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ऑब्वियस बात है जहां हमारी और आपकी लैंड है, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब एशिया, अफ्रीका, उससे बना है ये थिक होता है और कम डेंस होता है, ठीक है। जबकि दूसरा क्या होता है? ओशनिक क्रस्ट, मतलब जहां पे हमारे ओशंस हैं, जैसे पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, तो जहां ओशंस है वहां पे ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट मतलब समझ गए ना, थोड़ा डेप्थ में होगा। और जबकि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होगा वो थोड़ा टॉप में होगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा लैंड मास होगा। क्लियर? तो ओशनिक क्रस्ट के बारे में क्या, ये थिन होते हैं और डेंसर होते हैं, तभी तो नीचे हैं, ये हैवी हैं तभी तो नीचे हैं। अच्छा, जो एवरेज थिकनेस है हमारे पूरे क्रस्ट की, वो फ्रॉम 5 किलोमीटर बीनीथ द ओशन टू 30 to 50 किलोमीटर बीनीथ द कॉन्टिनेंट से। आप स्क्रीन पे अब आप देख पाएंगे। देखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और यहां रहा ओशनिक क्रस्ट। बात समझ में आ गई है? अब ये दोनों मिल करके बन जाते हैं हमारे अपर मोस्ट लेयर, लिथोस्फीयर की क्रस्ट लेयर। बात करते हैं अगला लेयर मेंटल की। मेंटल मिडिल लेयर है और ये 2900 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस है। जैसा नाम लिखा है मेंटल मिडिल, तो ये सिलिका मटेरियल की बनी है जिसमें आयरन और मैग्नीज पाया जाता है। सर, आयरन और मैग्नीज? देखिए, धरती के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से आई है? यस, इसी से आई है, ठीक है। धरती के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। और मेंटल जो है वो एक पार्शियल मॉल्टन है, मतलब इतना ज्यादा इंटेंस हीट है अंदर, इतने ज्यादा। सर, हीट आई कहां से, ये पूछ रहे हैं। देखिए, धरती के अंदर इंटीरियर में जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है उससे निकलने वाली हीट ट्रैप्ड है, उससे निकलने वाली हीट ट्रैप्ड है इनसाइड, इसीलिए अंदर बहुत गर्म है। हाँ, आपने सुना होगा ना, अंदर से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है। सर, कैसे निकलता है? पत्थर कैसे पिघल जाते हैं? तो उसी इंटेंस हीट की वजह से, ठीक है। तो वहां पे क्या है, अर्थ कैसी है मिडिल सरफेस में? मैंने कहा मॉल्टन है, पर वो एक डक्टाइल लेयर की तरह बिहेव करती है, कंडक्टिंग लेयर की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और कन्वेक्शन करंट्स को अलाउ करती है, जिसकी वजह से वहां पे प्लेट टेक्टोनिक्स होता है। जो अपर लेयर, क्या मेंटल का अपर लेयर है, वहां पर होती है प्लेट टेक्टोनिक्स। सर, ये क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? लार्ज इररेगुलर मास ऑफ द सॉलिड क्रस्ट। हाँ, ये एक मूविंग मास है, इसे कहते हैं क्या? प्लेट्स। हाँ, प्लेट्स। और धरती पे ऐसे 15 से 20 बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जो मूव करती हैं। क्या कह रहे हैं सर? हम लोग को तो कुछ मूव नहीं करता नजर आ रहा है, पर सच कह रहा हूं, ये प्लेट्स क्या करती रहती हैं? मूव करती हैं। दे शो डाइवर्जेंट मूवमेंट, दे शो कन्वर्जेंस मूवमेंट, जो कि माउंटेन बिल्डिंग करने के, हाँ, या रिफ्ट वैली फॉर्म करने का एक बड़ा रीजन है धरती पे। कहां से पहाड़ बने, उनका रीजन ये है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये कहां पाई जाती है? अपर लेयर ऑफ द मेंटल, जस्ट बिलो द क्रस्ट। बात करेंगे तीसरे लेयर की, इनर मोस्ट लेयर की, नाम है कोर। जैसा समझते हैं, कोर कहां होता है? सबसे अंदर होता है ना। तो कोर इनर मोस्ट लेयर है, इसमें आयरन और निकल है, और ये 2 पार्ट में बटा है। पहला है आउटर कोर, देखिए आउटर कोर जो कि लिक्विड होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ठीक मेल्टन के नीचे है ये कोर, जो कि इनर पार्ट में। इसमें आउटर वाला जो पोर्शन है वो लिक्विड है, जबकि इनर कोर जो है वो सॉलिड हो गया है। सर, वहां सॉलिड? देखिए, सबसे इनसाइड है, तो सबसे ज्यादा अर्थ की लेयर्स का प्रेशर कहां पड़ रहा होगा? सबसे नीचे।
तो इसीलिए यहां पे क्या हो जाता है, ये अंडर इंटेंस प्रेशर एंड वेट बिकम्स सॉलिड। बात समझ में आ गई? यहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है क्योंकि यहां पर आयरन पाया जाता है। सर आपने तो मेंटल में बताया था, मेंटल इज पार्शियली रिस्पॉन्सिबल बट कंप्लीटली कहां पर? आप सुना है कभी कि अगर एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दो तो वो नॉर्थ साउथ पॉइंट करता है? सुना है आपने ना? इसी वजह से, इसकी वजह से आप ट्राई करके देख लीजिएगा। कभी भी आप मैग्नेट को क्या करिए, एक स्ट्रिंग से सस्पेंड करके देख लीजिए, हमेशा आपको नॉर्थ साउथ सस्पेंड नजर आएगा। आप उसको घुमा दीजिए, फिर वो नॉर्थ साउथ आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। और यहां पर टेम्परेचर बहुत हाई है, अब आप समझ सकते हैं क्योंकि इनर मोस्ट है, तो टेम्परेचर 4000 से लेके 5000 डिग्री है। और क्यों हाई है मैंने बता दिया, अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल है और इंटेंस प्रेशर है, इसी वजह से वहां पे टेम्परेचर भी बहुत हाई है। बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्मिक वेव्स। सर ये कैसी वेव्स होती हैं? तो अर्थ के अंदर जो हीट मौजूद है, अर्थ के अंदर जो एनर्जी मौजूद है, वो बाहर निकलना चाहती है। तो जो प्लेट्स हैं, मैंने बताया था ना, उन प्लेट्स के बीच में गैप है। अर्थ बड़े लार्ज इररेगुलर पीस ऑफ मास ऑफ लार्ज सॉलिड मास ऑफ रॉक से बनी है जिसका नाम है प्लेट्स। हमारा पूरा जो ये अर्थ है ना, इस अर्थ के प्लेट्स के बीच में जो गैप है, वहां से कई बार क्या होता है, एनर्जी बाहर आ जाती है। बात समझ आ रही है? तो ये सिस्मिक वेव्स बनती हैं। सिस्मिक वेव्स मतलब समझ गए ना, वो जो रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है जो अर्थ के इंटीरियर से हो रही है, वही कॉज बन जाता है। अब धरती के लिए तो एनर्जी रिलीज हो रही है, पर हमारे और आपके लिए तो जीवन जा रहा है। हाँ भाई, तबाही हो रही है अर्थक्वेक से। सो ये वेव्स जो धरती के अंदर से आती हैं, वो धरती के बारे में जानकारी दे सकती हैं। सो हाउ वी केम टू नो कि भाई जो अर्थ के इंटीरियर में आयरन और निकल है, क्या है? क्या हम नीचे गए हैं क्या? अभी इससे पहले बताया कि मेंटल में आयरन और मैग्नीज है, और कोर में मैंने बताया कि आयरन निकल है। तो क्या हम कोर तक गए हैं क्या? जी नहीं। आज तक जो सबसे गहरा, जो सबसे कह सकते हैं डीपेस्ट मैन मेड, जो अगर कह सकते हैं ड्रिल किया गया होगा, वो हार्डली 12 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, अभी साइंस हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं बनी है कि वो कोर तक चली जाए ना, अभी मेंटली नहीं पहुंच पाए, कोर तो बहुत दूर की बात है। उससे पहले ही क्या हो जा रहा है, जो ड्रिल मशीन है वो पिघल जा रही है। हाँ भाई, इतना हॉट है अंदर। वैसे किसने किया है? तो ये कमाल रशिया ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर पाई जाती है दो तरह की सिस्मिक वेव्स। एक होती है पी वेव्स, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वेव्स। कहां से आ रही है? मैंने कहा ये वेव्स अर्थ की एनर्जी से रिलीज है। अर्थ के अंदर जो इंटीरियर में जो एनर्जी पैदा हो रही है, जो हीट पैदा हो रही है, उससे पैदा हो रही है। तो ये जो सिस्मिक वेव्स हैं, वो प्राइमरी वेव्स वो वेव्स होती हैं, ये कंप्रेशनल वेव्स होती हैं। ये सॉलिड और लिक्विड दोनों को पास कर सकती हैं, सॉलिड को भी और लिक्विड को भी। ठीक है। दूसरी वेव्स होती हैं एस वेव्स, जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी वेव हमेशा पहले रिलीज होगी, याद रखिएगा। पहली वेव्स जो होंगी अर्थक्वेक के दौरान, उसका नाम होगा प्राइमरी वेव। और जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक आता है उसे कहते हैं एपी सेंटर। क्या? जब सोर्स, द पॉइंट एट विच द अर्थक्वेक जनरेट्स, यूजुअली ये एक पॉइंट होता है बिलो द अर्थ, है ना, जहां से क्या होता है, ये अर्थक्वेक जनरेट होता है, उसे कहते हैं हम लोग एपी सेंटर। तो वहां पर पैदा होती है पी प्राइमरी वेव्स, दूसरी वेव्स होती है सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स शेयर वेव्स होती हैं एंड दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स। तो हम इन वेव्स को स्टडी करने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं वो सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं। हाँ, वैसे दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने वाले देशों में से एक है जापान। सोच लीजिए, इतना तरक्की किया हुआ देश है, वहां आए दिन भूकंप आ रहा है, फिर भी देखिए टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में नंबर 1। तो सिस्मिक वेव्स अलग अलग लेयर्स ऑफ अर्थ से पास कर सकती हैं, जिससे साइंस या साइंटिस्ट जो हैं वो अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें बता पाते हैं। और कैसे बता पाते हैं सर? अरे अर्थक्वेक के साथ वॉल्केनो भी तो होता है कई बार। हाँ, वॉल्केनो, उससे निकलता है मैग्मा, लावा, उससे पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। समझ में आया? बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमें अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन दो तरीके से पता चल सकती है। एक है डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है डायरेक्ट सोर्स, क्योंकि इसमें हम खुद क्या करेंगे, इंटरफियर करेंगे। मैंने कहा अगर हम अर्थ के ड्रिलिंग कर दें, मैंने बताया हम बहुत ज़्यादा डीप ड्रिल नहीं कर सकते हैं। हाँ भाई, हमारी कैपेसिटी है ना, क्योंकि उसके बियॉन्ड इतनी ज़्यादा हीट है
कि हमारा कोई भी जो अर्थ का मटेरियल है वो जाके अंदर पिघल जा रहा है, तो आगे ड्रिलिंग हो नहीं पा रही है, पॉसिबल नहीं हो पा रही है। और दूसरा क्या है, मैंने कहा वॉल्केनिक इरप्शंस। बट मैंने कहा ये दोनों ही मेथड, जो डायरेक्ट मेथड है अर्थ के इंटीरियर को जानने का, वो थोड़ा सा ही जानकारी दे पा रहा है। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, इस सिस्मिक वेव्स की स्टडी करना। तो सिस्मिक वेव्स अलग अलग लेयर्स ऑफ अर्थ से पास करती है, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग इंटेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हाँ, साइंटिस्ट इनकी स्टडी करके वो टेम्परेचर के बारे में, वहां की डेंसिटी के बारे में और किस मटेरियल से बना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाते हैं। ठीक है, बात करेंगे अर्थक्वेक की। तो होता क्या है अर्थक्वेक? हाँ, तुम कहोगे धरती कांपती है, तो यस, शिवरिंग, शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये क्यों होता है मैंने बताया था, एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए हो रहा है। कहां से रिलीज हो रही है? मैंने कहा जो प्लेट टेक्टोनिक्स मूव कर रही हैं, तो मोशन में वो मैंने कहा डाइवर्जेंट भी होती हैं, दूर भी जाती हैं, पास भी आती हैं। तो इसी प्लेट्स वाले रीजन से ही क्या होता है, ये अर्थक्वेक से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहां पे रॉक्स पार्टिकल्स फॉल्ट करते हैं, स्लिप करते हैं, और जहां वॉल्केनो होता है, सॉरी, जहां पे अर्थक्वेक होता है वहां पर वॉल्केनो भी पॉसिबिलिटी होती है। यूजुअली दे फॉर्म अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये क्या है सर? ये वो रीजन है अर्थ का हमारी जहां पर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स आते हैं और यहां सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्केनोज हैं। अभी आपको दिखा भी दूंगा इमेज में। तो जहां अर्थक्वेक आ रहा है मैंने कहा वहां वॉल्केनो हो रहा है, और इवन कई बार हमारी एक्टिविटीज भी अर्थक्वेक कॉज कर सकती हैं। आज इंसान इतना शक्तिशाली हो गया है, पता ही है आपको, कि उसने माइनिंग्स के द्वारा, है ना, इवन हमारे जो हमारे एक्सप्लोजन्स हैं और इवन लार्ज डैम्स हैं, हमने इतने बड़े बड़े डैम्स बना दिए हैं ना, और खास करके वो प्लेट रीजन से बना दिए हैं जहाँ पे दो प्लेट्स मिल रही हैं, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, डैम्स बना दिए, बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, उससे भी क्या हो जा रहा है, हाँ, अर्थक्वेक आ रहा है। अब अर्थक्वेक्स कहां पाए जाते हैं? तो मैंने कहा जहां पे बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज देखिए, जैसे मैंने कहा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब आप देखेंगे यहां पर ये प्लेट्स की जो ब्लैक रंग की आउटलाइन दिख रही है, ये प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं। ठीक है ना, सिमिलर टू दी कॉन्टिनेंट्स हैं, पर मैंने कहा आप देखेंगे उसके अलावा छोटे बड़े कई सारे प्लेट्स हैं। अब बात करेंगे दो तरह के लाइंस की। पहला नाम है आइसोसेस्मल और दूसरी है होमो। जब पहली बात करते हैं आइसो मतलब होता है सेम। जैसे ही वर्ड आइसो आ जाए तो उसका मतलब होता है क्या, सेम। तो इसमें क्या होता है, ये वो लाइंस होती हैं जहां पर सेम इंटेंसिटी ऑफ शेकिंग होती है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। इमेजिन करिए अर्थक्वेक आया और रिक्टर स्केल पे 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, तो बहुत सारी जगहों पे सेम क्या हो रही है, ये 6.5 क्या बोला, 6.5 रिक्टर स्केल की वैल्यू है जितना अर्थक्वेक आया। तो सारी प्लेसेस जहां पर सेम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक आ रहा है, उसको अगर ज्वाइन कर दें तो उसका नाम हो जाएगा, उस लाइन का नाम होगा आइसोसेस्मल लाइन। क्लियर? मैप में होगी लाइन जहां पर सेम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक आ रहा है। दूसरा शब्द क्या है, होमोसेस्मल। होमो मतलब होता है सिमिलर। तो इसका मतलब जब क्या हो, एक ऐसी लाइन बनाई जाए, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो क्या करे, सेम अराइवल टाइम ऑफ द सिस्मिक वेव बताए। इसका मतलब जहां पर सेम समय पे क्या हो रही है, सिस्मिक वेव्स अराइव कर रही हैं, पहुंच रही हैं। हाँ, उससे उसका डिस्टेंस पता चल जाता है फ्रॉम द एपिसेंटर। इसे कहते हैं क्या, होमोसेस्मल लाइंस। मिलते जुलते नाम थे ना। आइए एक केस स्टडी देखते हैं। अभी रिसेंट नेपाल में आया अर्थक्वेक, 2015 में आया अर्थक्वेक, बहुत तबाही मचाया, क्योंकि अर्थक्वेक का जो वैल्यू थी रिक्टर स्केल पे वो 7.8 थी। हाँ, कहां पे तबाही शुरू होती है, एनीथिंग अबव 5 इज डेंजरस, एंड एज इट क्रॉसेस 6.5 इट बिकम्स फैटल। तो आप सोचिए वहां पर है 7.8, तो 7.8 बहुत तबाही हुई। क्यों हुआ? क्योंकि ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में पॉइंट है नेपाल। इंडिया और यूरोप की जो प्लेट्स हैं उसके बीच में पड़ता है ये प्लेट। तो मैंने कहा था जहां पे दो प्लेट्स मिल रही होती हैं उसी रीजन में ज्यादा ये पाए जाते हैं ये, और वहीं पे ऐसा हुआ। अब आता है वॉल्केनिटी, अर्थात वॉल्केनो की एक्टिविटी। पहली बात है, वॉल्केनो होता क्या है? क्या वॉल्केनो कोई पहाड़ होता है?
वॉल्केनो पहाड़ नहीं है, वॉल्केनो इज अ वेंट। क्या मतलब? ओपनिंग। वॉल्केनो एक ओपनिंग है ऑन द क्रस्ट फ्रॉम विच द मॉल्टन मटीरियल फ्रॉम द हॉट इंटीरियर मूव्स आउट। तो सर पहाड़ कैसे बन जाता है? आइए दिखाता हूं पहाड़ कैसे बनता है। वहां पहाड़ बन कैसे जाता है सर? वॉल्केनो में तो हम पहाड़ देखते हैं, बनता कैसे? आइए दिखाते हैं कि वॉल्केनो में पहाड़ बना कैसे होगा। देखिए धरती है ये, ठीक है, हमारी अर्थ है ये। चलिए मैं इसका कलर चेंज करता हूं, हमारी अर्थ है ये, ठीक है, अज्यूम करिए हमारी अर्थ है। अब अर्थ में बीच में क्या है? वेंट है। वेंट मतलब बताया ना, ओपनिंग। इसका नाम है वॉल्केनो। अब यहीं से क्या होगा? धरती के अंदर से, यहां पर धरती के इंटीरियर से, यहां से धरती के अंदर से जो मैग्मा है, क्या मैग्मा? सर ये मैग्मा क्या होता है? मॉल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, पिघला हुआ पत्थर, पिघला हुआ मेटल जो धरती के नीचे है, उसका नाम है मैग्मा। ये मॉल्टन मैग्मा जब धरती के ऊपर आता है तो वो क्या करता है? ऐसे ऐसे करके, अबे थोड़े दिन बाद ठंडा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वंस इट मूव्स आउट ऑफ द ओपनिंग इट गेट्स सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग। हाँ भाई ठंडा हो जाएगा, देखिए क्या बनेगा, ऐसे ऐसे करके। अब आप इमेजिन करिए क्या बन रहा है ये। अब आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया कि वॉल्केनो में पहाड़ कहां से बने हैं। ऐसे ही बने हैं पहाड़। तो वॉल्केनो इसी तरह से बनता है, मॉल्टन मैग्मा बार बार निकलता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये मैग्मा ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, और हमको दूर से देखने में क्या लगता है? पहाड़ दिखता है। बात समझ में आ गई? जब ये मैग्मा बाहर निकल आता है इसका नाम हो जाता है लावा। ठीक है, तो व्हाट इज लावा? क्लियर हो गया? लावा इज द मॉल्टन रॉक दैट फ्लोज आउट ऑफ द वॉल्केनो। और साथ में क्या निकलती है? ऐश पार्टिकल्स निकलते हैं। ऑब्वियस बात है, खूब सारा इंटेंस हीट होती है तो साथ में स्मोक, ऐश, गैसेस रिलीज होती है। ठीक है, हम इनकी स्टडी करके बता सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में कौन सा मटेरियल है। भाई हम कैसे बता पा रहे थे कि अर्थ के इंटीरियर में आयरन है, मैग्नीज है, या सिलिकॉन पार्टिकल्स हैं? तो इनके स्टडी करने से पता चल जाता है। बात करते हैं वॉल्केनिक प्रोसेस में। तो वॉल्केनोज जो धरती के क्रैक्स में, धरती में जो वेंट है उससे पैदा हो रहे हैं, वो तीन टाइप के हैं। एक होते हैं शील्ड वॉल्केनोज, दूसरा होता है कंपोजिट वॉल्केनोज, और तीसरा होता है सिंडर को। ये क्या है? ये अलग अलग टाइप ऑफ वॉल्केनोज हैं। शील्ड वॉल्केनोज क्या होते हैं? एक बहुत लंबी दूरी तक, एक बहुत डिस्टेंट एरिया तक फैले होते हैं। सबसे ज्यादा स्पेस एनकम्पास करते हैं क्या? शील्ड वॉल्केनोज। जबकि मैंने जो अभी वॉल्केनो दिखाया था आपको वो था सिंडर कोन वॉल्केनो, जिसमें वो कोन शेप बन जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है वॉल्केनोज क्यों पाए जाते हैं जहां पे कन्वर्जिंग प्लेट्स होती हैं? कन्वर्जिंग मतलब होता है जहां प्लेट्स मीट टू ईच अदर करती हैं। मैंने बताया था टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं? मोशंस में रहती हैं। सर हमें तो महसूस होता नहीं है। मैंने बताया ना, ये बहुत बड़ी अर्थ की प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट है। हमारी लिथोस्फीयर की एक बहुत बड़ा इरेगुलर सॉलिड रॉक है जो कि क्या कर रहा है? मोशन में है। हाँ सर कितना मूव करता है? तो अप्रोक्सीमेटली 6 इंच मूव करता है पर ईयर, इसीलिए इतना पता नहीं चलता है। ठीक है, बात कर रहे थे तो वॉल्केनोज कहां पाया जाता है? मैंने कहा जहां प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं। जब वन प्लेट फोर्स्ड बीनीथ द अनदर, तो क्या हो रही है? देखिए प्लेट्स क्या कर रही हैं? कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब होता है आके मिलना। तो क्या करेगी? एक प्लेट दूसरे प्लेट को नीचे दबा देगी, तो उससे क्या हो जाएगा? सबडक्शन हो जाएगा। और जहां सबडक्शन होगा तो वहां पे जो मॉल्टन मैग्मा है वो अब क्या होगा? नीचे से ऊपर आ जाएगा। जहां भी उनको क्या मिलेगा? वेंट मिलेगा। जहां भी ओपनिंग मिलेगी वहां से ऊपर आ जाएगा। नीचे क्यों गया? क्योंकि एक प्लेट ने दूसरे प्लेट को नीचे दबाया, सबडक्शन किया। समझ गए? और सबसे ज्यादा मैंने कहा कहां पाया जाएगा वॉल्केनिक एक्टिविटी? भले ही बताया था, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, नेक्स्ट आता है रॉक्स। हमारी धरती में रॉक्स पाए जाते हैं, वो 3 टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। अब बात करते हैं रॉक के बाद मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स, वो मटेरियल जो जिससे मेटल बनता है, नॉन मेटल बनता है। तो इसका मतलब है आयरन, कार्बन, सल्फर, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं। ये वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो आगे हमारे क्या होते हैं? मेटल्स या नॉन मेटल्स फॉर्म करने में मदद करते हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सिलिका। सिलिका हमारी अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मटेरियल है। और इसके अंदर कौन सा है एग्जाम्पल? क्वार्ट्ज या फेल्ड्सपर। दूसरा हमारी अर्थ में कार्बोनेट्स पाए जाते हैं। ठीक है,
जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया। हाँ, मार्बल जो तुम्हारे घर में लगा है, तुम्हारे घर में मार्बल की स्लेट लगी है क्या? फर्श में लोग लगवाते हैं मार्बल ना। हाँ, वो भी क्या है, एक्चुअली में कैल्शियम कार्बोनेट है। दूसरा है सल्फाइड्स। तो बहुत सारे और सल्फाइड्स ग्रुप में है, जैसे मैंने कहा आयरन ओर या जिंक का ओर, जिंक सल्फाइड, ठीक है। और हमारे धरती में मैंने पहले ही बताया मेटल्स पाए जाते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ रॉक्स की, तो 3 रॉक्स को आसानी से समझना है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक जो धरती में पाया जाता है, नाम है इग्नियस रॉक। इग्नियस शब्द जो है वो फायरवर्ड से बनाया गया। तो ये वो रॉक है जो जब वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो उससे क्या निकला, लावा निकला। ये लावा से जो मॉल्टन मटेरियल था वो कूल हो गया, सॉलिडिफाई हो गया और बन गया क्या, इग्नियस रॉक। तो ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, हाँ हाँ, वो ग्रेनाइट जो तुम्हारे मकानों में लगी हुई है। तुम्हारे किचन का जो प्लेटफॉर्म है ना, तुम्हारे किचन का जो प्लेटफॉर्म है, देखा है तुमने, ब्लैक रंग का प्लेटफॉर्म होगा, ब्लैक या रेड रंग डॉट 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 होगा, चेक करना ध्यान से। बहुत से लोगों ने अपनी सीढ़ियों पे भी लगा रखा है क्या, ग्रेनाइट। बहुत हार्ड होता है क्योंकि ये इंटेंस हीट ऑफ द अर्थ से निकला हुआ पत्थर है। हाँ, मॉल्टन होता था ना, धरती में आके सॉलिड हो जाता है। आता है दूसरा कौन सा, सेडिमेंट्री रॉक। ये वो रॉक्स हैं जो सेडिमेंट से बने हैं। सेडिमेंट, माइन्यूट पार्टिकल्स जब रिवर्स हाई माउंटेनियस रीजन से मूव करते आती हैं तो साथ में वो रॉक पार्टिकल्स को क्रम्बल कर देती हैं, तोड़ देती हैं, कुचल देती हैं। और टूटा हुआ क्रश्ड पार्टिकल को कहलाता है क्या, सेडिमेंट्स। तो ये पार्टिकल्स मूव करते करते कहां पहुंच जाता है, सी में, ओशंस में। वहां पर रिवर का वाटर, और वाटर तो ऊपर रहता है, पर ये जो क्रश्ड सेडिमेंट्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द सैंड है, सिल्ट है, क्या कर जाती है, सी बेड में बैठ जाती है और अंडर प्रेशर ऑफ द वाटर, अंडर द प्रेशर ऑफ द वाटर इट बिकम्स सॉलिड और बन जाते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक की पहचान है ये लेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे सैंडस्टोन या लाइमस्टोन। दूसरा आता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटा मतलब ही होता है चेंज। तो धरती के 2 मेजर रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक जो लावा से बने थे, मेटामॉर्फिक रॉक जो नदियों से बने थे, जो ओशंस में बन रहे थे, है ना, सेडिमेंट्स के लेयर से बन रहे थे। इन दोनों रॉक्स में जब चेंज आता है तो ये दोनों आगे जाके बन जाते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब ये चेंज। तो 2 रॉक्स लाइक इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, दे चेंज, दे ट्रांसफॉर्म एंड फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स। समझ में आया? बात करते हैं रॉक के साइकिल की। क्या, रॉक साइकिल। ऐसा माना जाता है कि रॉक्स अपने साइकिल में, जैसे इग्नियस रॉक बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, मैंने बताया था, तो ये रॉक्स अपना क्या करते रहते हैं, रूप बदलते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रॉक साइकिल क्या बताती है, कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। तो मैंने बताया इग्नियस सेडिमेंट्री बन जाएगा, तो सेडिमेंट्री आगे जाकर क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक बन जाएगा। तो रॉक्स क्या कर रहे हैं, रीफॉर्म हो रहे हैं, वन स्टेज टू अनदर बन जा रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं रॉक के इंपॉर्टेंस की। बहुत आसानी से आप जानते हैं कि आप और मैं अगर क्रस्ट ना होता तो क्या अपनी बिल्डिंग खड़ी कर पाते। तो पहला तो हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, जो सॉलिड सरफेस है जिस पे हमारे सारी चीजें बनी, हमारा सोसाइटी बनी, हमारे घर बने हैं, तो पहला तो इंपॉर्टेंस यही है। दूसरा, इसमें कई टाइप के रॉक्स पाए, जैसे मैंने कहा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हेल्प करता है सीमेंट फॉर्मेशन में, चूना, लाइमस्टोन, पता है ना। उसी तरह से ग्रेनाइट हेल्प करता है कंस्ट्रक्शन में, मैंने बताया था, मार्बल स्लेट्स का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, है ना। मैंने कहा था घर के फर्श को लोग मार्बल लगवा देते हैं, ग्रेनाइट सीढ़ियों में लगाते हैं, किचन के प्लेटफॉर्म में लगाते हैं, मजबूत होता है ना। और कोल का यूज कर रहे हैं मैं और आप। हाँ, आज भी कोल इंडस्ट्री में कोकिंग कोल के रूप में, कोकिंग, कुकिंग नहीं, कोकिंग कोल, जिसमें इस मेटल को स्मेल्ट करने के काम आ रहा है। पहले तो स्टीम इंजन भी यूज होती थी कोल, तो कोल भी एक तरह का पत्थर है, काला पत्थर। हाँ, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से रॉक हमारे धरती में बहुत कह सकते हैं हमारे काम के हैं। क्या तुम कोई यूज ऑफ रॉक बता सकते हो जो मैंने नहीं बताया अभी तक? हाँ हाँ, कोई ऐसा यूज जो तुम्हारे आसपास हो रहा है और तुमने उसको देखा है, चलो, या इवन तुम्हारे घर में भी हो सकता है, मुझे लिखो। मैं बहुत खुश होऊंगा कि आपने सोचा और लिखा एनी वन यूज ऑफ द रॉक अदर देन व्हाट आई हैव एक्सप्लेन। सो ये चैप्टर सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में शॉर्टेस्ट तरीके से मैंने क्या कर दिया है, पूरा फिनिश कर दिया है। बट मुझे चाहिए तुम सबका सपोर्ट, तुम सबका प्यार, क्योंकि ये चैनल एक्सक्लूसिव है, आईएससी स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव है, क्योंकि आपने मुझे कहा कि सर ये चैनल बनाइए, तो आपके ही प्यार में ये चैनल बनाया गया है। सो आई विल वेट
कि आप सारे कमेंट करिए, बताइए कि ये टॉपिक समझ में आ गया है और यूज ऑफ द रॉक को लिखना मत भूलिए। सो बाय, टेक केयर, नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा आगे। बाय।